गुस्से में आकर गौतम ने चलाई पराग कोठारी पर गोली। मोती बाग का सच आया सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, शाह हाउस इस समय दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था, हर दीवार पर रंगीन झालरें लटक रही थीं और वातावरण में ढोल नगाड़ों और शहनाइयों की गूंज गूंज रही थी। ये दिन था अंश और प्रार्थना की शादी का, वो दिन जिसका इंतजार पूरे परिवार ने सालों से किया था। सभी मेहमान खुशियों में डूबे हुए थे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इन हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे कितने गहरे जख्म और कितनी खतरनाक साजिशें छिपी हुई हैं। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि वो मंच था जहां कुछ रिश्ते हमेशा के लिए जुड़ने वाले थे और कुछ इस तरह से बिखरने वाले थे कि उनकी राख भी पहचान में नहीं आ पाएगी। अनुपमा पूरे दिल से इस शादी को संपन्न कराने में लगी हुई थी। उसने अपनी जिंदगी में चाहे कितने भी दर्द देखे हों, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों की खुशियों के लिए ही जीती आई थी। अंश और प्रार्थना के मिलन को वो ईश्वर का आशीर्वाद मानकर पूरी आत्मा से लगन लगा रही थी, मगर अनुपमा को ये जरा भी आभास नहीं था कि उसके ही आसपास एक ऐसा जाल बुना जा चुका है जो उसकी परवरिश, उसकी सीख और उसके विश्वास को चकनाचूर कर देने वाला है। दरअसल गौतम प्रार्थना की चाहत में इस हद तक पागल हो चुका था कि अब वो किसी भी अंजाम तक जाने के लिए तैयार था। प्रार्थना को पाने की उसकी जुनून भरी दीवानगी अब पागलपन में बदल चुकी थी। दूसरी तरफ मोटी बा, जिसने हमेशा धर्म, रीति रिवाज और परिवार की इज्जत की दुहाई दी थी, वो भी इस शादी के खिलाफ खड़ी थी। लेकिन सबको धोखा देने के लिए उसने ऊपर ऊपर से शादी के लिए हामी भर दी। असल में वो भी नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता बने। उसकी अपनी चालें थी, अपने मकसद थे। शादी का माहौल चरम पर था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। अग्नि के चारों ओर अंश और प्रार्थना फेरे लेने की तैयारी कर रहे थे। हर कोई भावुक और खुश था। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर गूंजती हुई आवाज आई, कोई हिला तो ये गोली सीधे उसके सीने के आर पार हो जाएगी। पूरा हॉल थम गया। सबकी निगाहें उस दिशा में घूमी और वहां खड़ा था गौतम, हाथ में पिस्तौल लिए, आंखों में खून उतर आया था और जबान पर बस एक ही बात थी, प्रार्थना मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर वो मेरी नहीं बनी तो मैं उसे किसी की भी नहीं बनने दूंगा। मंडप में सन्नाटा छा गया। दुल्हा दुल्हन जड़ होकर रह गए। औरतें चीख उठी, बच्चे डरकर माओ से लिपट गए। पहली बार अनुपमा के मन में भय ने घर किया, क्योंकि इस बार मामला संस्कारों का नहीं बल्कि किसी की जान का था। गौतम बंदूक ताने प्रार्थना की ओर बढ़ा और उसे खींचने की कोशिश करने लगा। तभी अंश दौड़कर बीच में आने लगा, लेकिन अनुपमा ने उसे रोक दिया। उसकी माँ वाली पुकार गूंजी, नहीं अंश, अगर तुमने कुछ किया तो यही लोग तुम्हें दोषी ठहरा देंगे। उसे कानून के जरिए रोको, गुस्से से नहीं। गौतम और पागलपन में चिल्लाया, अगर प्रार्थना मेरी नहीं बनी तो मैं उसे किसी की भी नहीं रहने दूंगा। और तभी अचानक गोली चल पड़ी। गोली की आवाज से पूरा हॉल दहल उठा। सब तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई चीख रहा था, कोई रो रहा था। और तभी सबकी नजर जमीन पर गिरे हुए शख्स पर गई। वो था पराग कोठारी, प्रार्थना का पिता। उसके सीने से खून बह रहा था, आंखें दर्द में बंद हो रही थी और हाथ अब भी अपनी बेटी की ओर बढ़ा हुआ था। पूरा कोठारी परिवार स्तब्ध रह गया। प्रार्थना की दुल्हन वाली साज सज्जा आंसुओं से भीग गई। अनुपमा ने दौड़कर पराग का सिर अपनी गोद में रखा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार बेबसी साफ दिखाई दी। गौतम गोली चलाने के बाद भी वहीं खड़ा था। अब उसकी आंखों में डर और घबराहट झलक रही थी। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस मंडप तक पहुंच जाती है। गौतम दबोच लिया जाता है, लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब पुलिस उसकी जेब से बरामद मोबाइल ऑन करती है। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। जैसे ही पुलिस उसे चलाती है, सभी के कानों में वो आवाज गूंजती है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मोटी बा की थी। रिकॉर्डिंग में मोटी बा साफ कह रही थी, जमाई जी, काम समय से पहले करना मत भूलना। ये शादी किसी भी हालत में रुकनी चाहिए। प्रार्थना अगर उस घर में चली गई तो अंश को भी वो जगह मिल जाएगी जिस पर हमारे खानदान का, मेरे बेटे का और आपका हक है। याद रखना, ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। पूरा हॉल सुनकर दंग रह गया। जिस मोटी बा को अब तक सब धर्म और परंपरा की देवी मानते थे, वही इस सारे खेल के असली जड़ निकली। उसके छलावे का पर्दा फाश हो गया। सबके भरोसे की नींव हिल गई। अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने लगी। गौतम जेल में था, लेकिन वो चुप नहीं रहा। उसने पुलिस से डील करने की कोशिश की। उसने कहा, मुझसे जो कहा गया मैं सब सच सच बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे बाहर निकालो, वरना मैं खुद मीडिया के सामने सब कुछ उगल दूंगा। इधर अस्पताल में पराग कोठारी मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा था। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोली का जख्म गहरा था।
प्रार्थना सदमे में थी, उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा था। अंश की हालत भी खराब थी, उसका विश्वास अब किसी पर नहीं रहा था। वो पूरे कोठारी परिवार को शक की नजर से देखने लगा, खासकर मोटी बा पर, जो कैमरों और रिश्तेदारों के सामने अब भी मासूम बनने का नाटक कर रही थी। इसी बीच कहानी में एक नया चेहरा एंट्री लेता है, राजदीप, जो गौतम का छोटा भाई है। वो अब तक पर्दे के पीछे था, लेकिन अब सामने आकर कहता है, मेरे भाई को पागल मत समझिए। हाँ, उसने गुनाह किया, लेकिन उसे इस धोखे में धकेला गया। ये धोखा सिर्फ मोटी बा ने नहीं दिया, बल्कि कोठारी हवेली के हर ईंट में छिपा है। मेरे पास सबूत है। राजदीप के पास सीसीटीवी फुटेज, कुछ गुप्त रिकॉर्डिंग और एक पुराना खत होता है जो कोठारी खानदान के सबसे बड़े पाप को उजागर करने वाला था। वो खत इस बात का गवाह था कि इस परिवार ने अपनी इज्जत और जमीन के लिए कभी अपने खून से भी धोखा किया था। अब कहानी सिर्फ अंश और प्रार्थना की शादी की नहीं रही थी, बल्कि उस राज की हो गई थी जो अगर खुला तो पूरा कोठारी परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। सवाल ये था कि क्या पराग कोठारी बच पाएंगे? क्या अनुपमा अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ी हो पाएगी? और क्या अंश और प्रार्थना इस हादसे के बाद फिर से एक हो पाएंगे? तो दोस्तों, ये ट्रैक अब और भी रोमांचक होने वाला है। असली सच सामने आ चुका है। गौतम तो सिर्फ मोहरा था, असली खिलाड़ी मोटी बा निकली। लेकिन क्या मोटी बा को उसकी करतूतों की सजा मिलेगी? क्या अनुपमा फिर से परिवार को न्याय दिला पाएगी? और क्या राही की गलतफहमियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी? अगर आप चाहते हैं कि मोटी बा का सच सबके सामने आए और अनुपमा को न्याय मिले, तो कमेंट में यस लिखिए। और अगर आप मानते हैं कि कहानी अभी और ट्विस्ट लेने वाली है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में धमाका होने वाला है। शादी का मंडप अब रणभूमि में बदल चुका था। हर कोई सदमे में था। ढोल नगाड़ों की गूंज अब शोक की चीखों में दब चुकी थी। अंश स्तब्ध खड़ा अपनी दुल्हन प्रार्थना को देख रहा था, जिसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। अनुपमा का चेहरा पथरा गया था। उसके दिल पर जैसे हजारों चोटें एक साथ पड़ी हों। पराग कोठारी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, और मंडप में मौजूद हर शख्स का विश्वास अब टूट चुका था। पुलिस गौतम को पकड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी जीत की चमक थी, मानो वो कह रहा हो, देखा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे और भी लोग हैं। मोटी बा सबके सामने बेगुनाही का ढोंग कर रही थी। उसने कांपते हाथों से आंचल आंखों पर रखा और कहा, हे भगवान, ये मैंने क्या सुना? मेरी आवाज कैसे इस मोबाइल में पहुंच गई? ये सब षड्यंत्र है, मेरे खिलाफ कोई चाल खेल रहा है। लेकिन रिश्तेदारों और घर वालों के चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। अंश का गुस्सा फट पड़ा। वो मोटी बा की ओर लपका और गरज कर बोला, बस कीजिए बा, अब और झूठ मत बोलिए, हमें सबूत मिल चुके हैं। अगर पापा की हालत खराब है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपने हमारे विश्वास को तोड़ा है, पूरे परिवार की इज्जत को दांव पर लगाया है। लेकिन अनुपमा ने अंश को रोक लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज अब भी मजबूत थी। अंश, याद रखो, ये सच चाहे जितना कड़वा हो, हमें कानून और सच की ताकत से लड़ना होगा, ना कि गुस्से से। समय आने दो, सबके चेहरे से नकाब उतरेंगे। इधर अस्पताल में पराग कोठारी वेंटिलेटर पर था। डॉक्टर कह रहे थे कि अगले 24 घंटे उसके लिए बेहद अहम है। प्रार्थना आईसीयू के बाहर बैठी अपने पिता का हाथ पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन शीशे की दीवारों से रोक रही थी। उसका सारा श्रृंगार, सारी खुशियां सब मिट्टी में मिल चुकी थी। उसके होठों से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, पापा, मुझे मत छोड़िए। अंश ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपने भीतर अब ऐसा तूफान उठ चुका था कि शब्द भी साथ छोड़ रहे थे। उसी समय राजदीप सामने आया, गौतम का छोटा भाई। उसकी आंखों में दर्द और आक्रोश दोनों थे। उसने सबके सामने कहा, मेरे भाई को आप सब पागल कहते हो, गुनहगार कहते हो। हाँ, उसने गुनाह किया है, लेकिन वो अकेला दोषी नहीं है। उसे इस दलदल में धकेला गया है। असली खेल तो कोठारी हवेली की दीवारों के पीछे चलता है। यहाँ सिर्फ मोटी बाही नहीं, और भी चेहरे हैं जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है। सब दंग रह गए। अनुपमा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सच बोलो राजदीप, अगर तुम्हारे पास सबूत हैं तो सामने लाओ। सच चाहे जितना दर्दनाक हो, लेकिन हमें जानना होगा। राजदीप ने जेब से एक पुराना लेटर और एक पेन ड्राइव निकाली। उसने कहा, ये सबूत मेरे भाई के पास थे। कोठारी परिवार के कुछ ऐसे राज हैं जो अगर खुल गए तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस हवेली की नींव सिर्फ प्यार और विश्वास पर नहीं, बल्कि खून और धोखे पर रखी गई है। पेन ड्राइव में सीसीटीवी फुटेज थे, जिसमें साफ दिख रहा था कि मोटी बा बार बार गौतम से फोन पर बात कर रही थी और उसे भड़काती रही थी। वहीं पुराने खत में लिखा था कि कोठारी परिवार ने अपनी जायदाद बचाने के लिए सालों पहले एक बड़ा धोखा किया था। उस धोखे की वजह से एक पूरा खानदान बर्बाद हो गया था, और वही खानदान था गौतम और राजदीप का। अनुपमा की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि ये लड़ाई सिर्फ एक शादी या रिश्ते की नहीं, बल्कि सच और झूठ की है। उसने ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो, इस सच को उजागर करेगी।
इधर जेल में गौतम चुप नहीं बैठा था। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, मुझे बाहर निकालो, मैं सब कुछ बता दूंगा। मोटी बा से लेकर कोठारी हाउस के और भी लोग इस खेल में शामिल हैं, लेकिन अगर तुमने मेरी डील नहीं मानी तो मैं खुद मीडिया को सब उगल दूंगा। पुलिस असमंजस में थी, लेकिन दूसरी तरफ अनुपमा ने भी ठान लिया था कि इस बार वो किसी को बचने नहीं देगी। उसने कहा, सच चाहे जितना भी पुराना क्यों ना हो, उसे सामने लाना ही होगा। मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसी को भी बख्शूंगी नहीं। अस्पताल में हालात और बिगड़ते जा रहे थे। डॉक्टर ने कहा, मरीज की हालत गंभीर है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर प्रार्थना और अंश हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अनुपमा भी वहां खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अपने दिल को मजबूत किए हुए थी। इसी बीच मोटी बा अस्पताल पहुंची। उसने फिर मासूम बनने का नाटक किया, सबके सामने आंसू बहाने लगी और कहा, मैंने तो हमेशा परिवार की भलाई चाही है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। लेकिन इस बार अनुपमा ने उसका हाथ पकड़कर सबके सामने कहा, बा, अब और झूठ मत बोलिए। आपकी आवाज, आपके शब्द हमारे पास सबूत के रूप में मौजूद हैं। अब आपको सच मानना ही होगा। मोटी बा चीख कर बोली, हाँ, मैंने किया है ये सब, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि प्रार्थना इस घर में आए, क्योंकि अगर वो आई तो अंश की हैसियत बदल जाएगी, उसकी जगह बदल जाएगी, और मैं ये नहीं होने दूंगी। ये घर, ये जायदाद, ये खानदान सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे का है। उसकी ये स्वीकारोक्ति सुनकर पूरा परिवार सन रह गया। अनुपमा ने आंसू पोंछकर कहा, बा, आपने रिश्तों को अपनी जायदाद से तौला, आपने बच्चों की खुशियों को अपनी जिद के नीचे कुचल दिया, लेकिन अब आपका सच सबके सामने है, और अब अंश और प्रार्थना को उनका हक मिलेगा। इस बीच डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। सबकी सांसें थम गई। डॉक्टर ने कहा, पराग कोठारी खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें अभी होश आने में वक्त लगेगा। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। प्रार्थना रोते हुए भगवान का शुक्र अदा करने लगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। राजदीप ने एक और बड़ा राज खोलने का ऐलान किया। उसने कहा, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि कोठारी हवेली में छिपा वो राज अगर सामने आया तो न सिर्फ ये परिवार बिखरेगा, बल्कि बहुत सारे लोग तबाह हो जाएंगे। अनुपमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो भी सच है वो सामने आना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे अपने परिवार के खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े। और दोस्तों, अब असली सवाल यही है कि क्या राजदीप सचमुच कोठारी परिवार का काला चेहरा सबके सामने ला पाएगा? क्या मोटी बा अपनी करतूतों की सजा पाएगी? क्या गौतम जेल से बाहर निकलकर और बड़ा खेल खेलेगा? और सबसे अहम, क्या अंश और प्रार्थना इन सब तूफानों के बीच अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? ख्याति का मन अंदर ही अंदर जल रहा था। अनुपमा की बढ़ती लोकप्रियता और डांस प्रतियोगिता में उसके चयन ने उसकी नींदें उड़ा दी थी। उसे लगने लगा था कि अगर अनुपमा इस मंच पर चमक उठी तो परिवार की पहचान कहीं खो न जाए। ईर्ष्या और क्रोध ने उसे इस हद तक अंधा कर दिया कि उसने अनुपमा को प्रतियोगिता से दूर करने की एक बेहद घटिया और खतरनाक चाल चल दी। उसने तय कर लिया कि अगर अनुपमा जिंदा ही नहीं रहेगी तो उसकी राह से हमेशा के लिए कांटा हट जाएगा। एक शाम अनुपमा अकेली बाजार से लौट रही थी। वह थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर संतोष झलक रहा था, क्योंकि वह अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक पीछे से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। अनुपमा सड़क पर गिर गई और उसके सिर से खून बहने लगा। वह दर्द से कराहते हुए बेहोश हो गई। गाड़ी की स्टीयरिंग पर ख्याति थी, जिसने बिना पीछे देखे गाड़ी और तेज कर दी और वहां से भाग निकली। इसी दौरान उसी रास्ते से प्रेम गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर सड़क पर बेहोश पड़ी अनुपमा पर पड़ी, उसका दिल दहल गया। वह तुरंत दौड़कर अनुपमा के पास पहुंचा और घबराहट में उसके माथे से बहते खून को रोकने की कोशिश करने लगा। कांपती आवाज में उसने तुरंत राही को फोन किया और कहा, राही, जल्दी आओ, तुम्हारी मम्मी को किसी ने टक्कर मार दी है, हालत बहुत खराब है। राही ने ये खबर सुनी तो उसकी रूह कांप उठी। आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। नाराजगी और गलतफहमियों की परतें पल भर में पिघल गई। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात रह गई, मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। बिना वक्त गवाए वह वहां पहुंची और प्रेम के साथ मिलकर अनुपमा को तुरंत अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। राही अपनी माँ के सिरहाने बैठी थी। उसकी हथेलियां थामे रो रही थी। वह बार बार बुदबुदा रही थी, मम्मी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। नाराज होने के बावजूद आप ही मेरा सहारा है। मायके की तरफ से मेरे पास आप ही हैं। प्लीज मम्मी, आंखें खोल लीजिए। उसकी आवाज में टूटन थी, पश्चाताप था और गहरा प्यार भी। डॉक्टर बाहर आए और बोले, परेशान मत होइए, खतरा टल सकता है।
लेकिन इन्हें पूरी तरह आराम और देखभाल की जरूरत है। आगे की लापरवाही भारी पड़ सकती है। डॉक्टर के ये शब्द सुनकर राही ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी जस का तस था। उधर प्रेम ने तुरंत पुलिस को दुर्घटना की जानकारी दी और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाने की कोशिश शुरू की। उसे पूरा यकीन था कि यह कोई सामान्य एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी की साजिश है। प्रेम हर हाल में सच सामने लाना चाहता था ताकि अनुपमा को न्याय मिल सके। दूसरी तरफ ख्याति को जैसे ही खबर मिली कि अनुपमा बच गई है और पुलिस सीसीटीवी की फुटेज देख रही है, उसके होश उड़ गए। वह बुरी तरह घबरा गई और सबूत मिटाने के लिए इधर-उधर भागने लगी। लेकिन प्रेम और पुलिस की सक्रियता ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। रात के सन्नाटे में अस्पताल के कमरे में राही अपनी माँ के सिरहाने बैठी थी। उसने उनकी हथेली थाम ली और मन ही मन वचन दिया, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आपकी हर लड़ाई में ढाल बनकर आपके साथ खड़ी रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके सपनों को टूटने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में दृढ़ता और आंसू दोनों थे। कुछ देर बाद जब अनुपमा को होश आया तो उसने सबसे पहले अपनी आंखें खोलकर राही को देखा। राही की आंखों में उसके लिए घुला हुआ स्नेह और चिंता देखकर अनुपमा भावुक हो उठी। उसने कमजोर आवाज में कहा, राही, तुम यहाँ हो? राही ने कांपते हुए सिर झुका लिया और अपराध बोध से भरकर माँ से माफी मांगने का निश्चय किया। वह बोली, मम्मी, मैंने बहुत गलती की, आपको गलत समझा, आपसे दूरी बनाई, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि आप ही मेरी ताकत है। मुझे माफ कर दीजिए। अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी का हाथ कसकर थाम लिया। इधर ख्याति बुरी तरह परेशान हो रही थी। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि कब और कैसे उसके खिलाफ सबूत जुटा लिए जाएंगे। हर दरवाजे पर उसे शक होने लगा, हर कदम पर उसका दिल धड़कने लगा। लेकिन प्रेम और पुलिस लगातार उसके करीब पहुंच रहे थे। अब कहानी का रुख बदल चुका था। अनुपमा को नया संबल मिल चुका था, अपनी बेटी का साथ। राही ने ठान लिया कि न केवल अपनी माँ को फिर से खड़ा करेगी बल्कि डांस प्रतियोगिता में भी पूरी शिद्दत से उतरेगी। उसने अपनी टीम के साथ दिन रात प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था बल्कि अपनी माँ का सपना पूरा करना और ख्याति को उसके कर्मों की सजा दिलाना था। प्रेम हर कदम पर राही का साथ देता रहा। वह पुलिस के साथ मिलकर ख्याति के खिलाफ सबूत जुटा रहा था और हर एक सच को सामने लाने में जुटा था। धीरे धीरे ख्याति की करतूतों की परतें खुलने लगी। आने वाले दिनों में मंच पर और अदालत में दोनों मोर्चों पर जबरदस्त टक्कर होने वाली थी। एक तरफ अनुपमा और राही का अटूट रिश्ता और सच्चाई की ताकत होगी तो दूसरी तरफ ख्याति की साजिशें और चालें। लेकिन इस बार अनुपमा अकेली नहीं थी, उसकी बेटी उसके साथ थी। शादी का दिन आखिरकार पूरे शबाब पर था। मंडप सजा हुआ था, वातावरण में मंगल गीत गूंज रहे थे और चारों तरफ खुशियों का माहौल था। हालांकि इस बार एक अजीब सी खालीपन भी साफ महसूस हो रही थी, क्योंकि कोठाली परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था। पराग, ख्याति और मोटी बा की गैर मौजूदगी सबको खल रही थी। लेकिन अनुपमा ने अपने मन को समझाया कि जीवन में हर रिश्ता हर वक्त साथ नहीं निभा सकता। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये स्वीकार कर लिया कि कम से कम प्रार्थना की शादी शांति से हो रही है, यही सबसे बड़ी बात है। मंडप में बैठी प्रार्थना बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ थोड़ी बेचैनी भी थी। वो चाहती थी कि उसके माता पिता और परिवार वाले इस पल के गवाह बने, लेकिन परिस्थितियां उसके हाथ में नहीं थीं। अंश उसके बगल में बैठा था और उसकी मुस्कान प्रार्थना को सहारा दे रही थी। अनुपमा ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस रिश्ते को मजबूती देना ताकि ये जीवन भर साथ निभाए। शादी की रस्में शुरू हुई। जैसे ही कन्यादान की बारी आई, माहौल भावुक हो गया। सबकी निगाहें इस बात पर टिक गईं कि आखिर ये पवित्र रस्म कौन निभाएगा। तभी अनुपमा ने राही और प्रेम को आगे बढ़ने का इशारा किया। राही की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गर्व से चमक रहा था। वो पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रही थी। प्रेम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हिम्मत दी। दोनों ने मिलकर प्रार्थना का कन्यादान किया। ये दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। अनुपमा के लिए ये पल शब्दों से परे था। उसे ऐसा लगा मानो उसकी बेटी राही अब सचमुच बड़ी हो गई है और वो परंपराओं को निभाने लायक बन गई है। अनुपमा ने सोचा,
आज अगर समर होता तो उसे अपनी बहन जैसी प्रार्थना का कन्यादान करते देख बहुत खुशी होती। समर की याद ने उसकी आंखों को फिर से भिगा दिया, लेकिन साथ ही उसे राही पर गर्व भी हुआ। शादी बेहद शांति से संपन्न हुई। मंत्रोच्चार और आशीर्वादों के बीच प्रार्थना और अंश 7 फेरों के बंधन में बंध गए। जैसे ही शादी पूरी हुई, पूरा हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सोशल मीडिया पर पहले से ही वायरल हो चुके वीडियो अब और तेजी से फैलने लगे। लोग इस शादी को अनुपमा की सबसे बड़ी जीत कहने लगे, क्योंकि उसने तमाम मुश्किलों के बावजूद प्रार्थना का घर बसा दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शादी के तुरंत बाद ही एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ। शादी से लौटते वक्त अनुपमा और राही को कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की। ये वही लोग थे जिन्हें ख्याति ने भेजा था। ख्याति जो बाहर से शांत दिख रही थी, असल में भीतर से जलन और गुस्से से भरी हुई थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि प्रार्थना की शादी उसके बिना भी इतनी आसानी से हो गई और अनुपमा फिर से सबकी नजरों में मजबूत और महान बन गई। ख्याति ने मन ही मन ठान लिया कि वो इस रिश्ते को टिकने नहीं देगी। इधर शादी का पहला दिन भी चुनौती से भरा हुआ था। वसुंधरा कोठारी, जिसने पहले ही कहा था कि ये रिश्ता टिकेगा नहीं, अब और सक्रिय हो गई थी। उसने अंश को बार बार समझाने की कोशिश की कि प्रार्थना उसके परिवार के लायक नहीं है। शुरुआत में अंश ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वो दबाव महसूस करने लगा। प्रार्थना ने अंश को भरोसे में लेने की कोशिश की, लेकिन नए रिश्ते की नाजुक शुरुआत में ये दबाव उनके बीच दरार डाल सकता था। अनुपमा को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने प्रार्थना को समझाया, बेटा, शादी के शुरुआती दिन ही सबसे कठिन होते हैं। ये वक्त है जब तुम्हें धैर्य, विश्वास और प्यार से हर समस्या का सामना करना होगा। याद रखो, हर रिश्ते की परीक्षा इसी दौर में होती है। अनुपमा के शब्दों ने प्रार्थना को हिम्मत दी। राही भी अपनी बहन जैसी प्रार्थना के साथ खड़ी थी। उसने कहा, मम्मी ठीक कहती हैं दीदी, हम सब आपके साथ हैं। चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो, आप अकेली नहीं हैं। प्रार्थना ने राही को गले लगा लिया। उसे ये महसूस हुआ कि असली परिवार वही है जो हर हाल में साथ खड़ा रहे। इधर पराग की चुप्पी अब और रहस्यमयी होती जा रही थी। उसने शादी में शांति बनाए रखने के लिए दूरी तो बनाई, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। वो जानता था कि ख्याति और वसुंधरा चैन से बैठने वाली नहीं है। पराग सोच रहा था कि कब और कैसे वो इन सबकी चालों का पर्दाफाश करे। कुछ ही दिनों बाद अंश और प्रार्थना की शादी पर एक और बड़ा संकट आया। ख्याति ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि प्रार्थना ने शादी केवल संपत्ति और नाम के लिए की है। उसने पुराने कुछ झूठे वीडियो और तस्वीरें भी एडिट करके वायरल कर दी। इससे अंश के परिवार में तनाव और बढ़ गया। कई लोग प्रार्थना पर उंगली उठाने लगे। अनुपमा ने जब ये सब देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने ठान लिया कि वो इस बार चुप नहीं बैठेगी। अनुपमा ने खुद सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए ताकि ख्याति की साजिश का सच सबके सामने ला सके। प्रेम और राही भी इसमें उसका साथ दे रहे थे। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। एक दिन ऐसा आया जब अनुपमा ने सबके सामने ख्याति की पोल खोल दी। उसने सबूतों के साथ दिखाया कि प्रार्थना के खिलाफ जो भी बातें फैलाई जा रही हैं, वो सब ख्याति की गंदी चालें हैं। ये सुनकर पूरा हॉल सन्न रह गया। वसुंधरा तक को ख्याति की करतूतें देखकर शर्मिंदा होना पड़ा। अंश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने दबाव में आकर प्रार्थना पर शक करना शुरू कर दिया था। इस घटना के बाद अंश और प्रार्थना का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अनुपमा ने चैन की सांस ली, लेकिन उसने साथ ही ये भी समझ लिया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया में हर वक्त नए इम्तिहान आते रहेंगे। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अनुपमा ने महसूस किया कि अब वो पहले जैसी कमजोर और टूटने वाली औरत नहीं रही। अब उसके साथ उसकी बेटी राही थी, जिसने बार बार साबित किया कि माँ की लड़ाई उसकी भी लड़ाई है। साथ ही प्रार्थना भी अब सिर्फ अनुपमा की जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि परिवार का गर्व बन चुकी थी। आगे की कहानी में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ख्याति हार मान जाएगी या फिर एक नई चाल चलेगी। क्या वसुंधरा का डर सच हो साबित होगा या फिर अनुपमा, राही और प्रार्थना मिलकर इस रिश्ते को एक मिसाल बनाएंगे।